हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई रैंकर्स। इस वीडियो में हम करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 2 आर्टिकल्स विद वोकेबलरी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आर्टिकल से रिलेटेड कुछ वोकेबलरी देख लेते हैं। फर्स्ट, थ्रोन अप। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग है टू प्रोड्यूस न्यू प्रॉब्लम्स और आइडियाज़, यानी कि थ्रोन अप मतलब जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स नई क्रिएट हो रही हैं। सेकंड है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब है इंक्रीजिंग और इंक्रीज इन क्वांटिटी, डिग्री में बढ़ना या फिर ग्रुप में बढ़ना, इंक्रीज करना। ये एक एडजेक्टिव है। थर्ड है नोटिफाइएबल। नोटिफाइएबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है डिनोटिंग समथिंग, टिपिकली अ सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज़। जैसे कि अगर कोई न्यू डिजीज़ आई है उसको डिटेक्ट करना, नोटिफाई करना, यानी कि डिनोट करना उसको। फोर्थ है इनडिस्क्रिमिनेट, जो कि एक एडजेक्टिव है। मीनिंग है डन एट रैंडम और विदाउट केयरफुल जजमेंट। इनडिस्क्रिमिनेट का हिंदी में मीनिंग होगा बिना किसी विचार किए, किसी जजमेंट को देना। नेक्स्ट है सस्पेक्टेबल, जो कि एक एडजेक्टिव है। मीनिंग है इजीली इन्फ्लुएंस्ड, जो सरलता से प्रभावित हो या फिर क्षतिग्रस्त हो। सिक्स्थ है वेकअप कॉल, जो कि एक फ्रेजल वर्ड है। इसका क्या मीनिंग है? अ थिंग दैट अलर्ट्स पीपल टू एन अनसेटिस्फैक्टरी सिचुएशन एंड प्रॉम्प्ट्स देम टू रेमेडी इट। हिंदी में इसका मीनिंग समझे तो वार्निंग देना, वार्न अप कॉल देना। जैसे कि कोई चीज़ अगर बढ़ रही है, कोई हम गलती कर रहे हैं तो उसकी वेकअप कॉल देना, या कोई हमें काम कंप्लीट करना है उसका हमें वेकअप कॉल मिलता है कि हमें ये इस टाइम तक कंप्लीट करना है। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आना जिससे आगे चलकर लोगों को हर्ट हो सकता है, अनसेटिस्फैक्टरी सिचुएशन। कोई ऐसी सिचुएशन आने से पहले ही एक वेकअप कॉल देना, ताकि उसके लिए पहले से ही कोई रेमेडी ढूंढ ली जाए, वेकअप कॉल दी जाए। नेक्स्ट है रैम्पिंग अप। ये एक फ्रेजल वर्ड है, वर्ब है। रैम्पिंग अप का मतलब है इंक्रीज द लेवल और अमाउंट ऑफ समथिंग शार्पली, यानी कि बढ़ाना, इंक्रीज करना। नेक्स्ट है ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब है टू इंक्रीज द साइज, अमाउंट और वैल्यू ऑफ समथिंग। इसका भी मतलब यही है किसी चीज़ की वैल्यू को बढ़ाना, अमाउंट को बढ़ाना। अगला वर्ड है प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर का मतलब है वन हु प्रैक्टिस अ प्रोफेशन। कोई पर्सन किसी प्रोफेशन की जब प्रोफेशनल में आ जाता है, उस प्रोफेशन की प्रैक्टिस करता है, उसका मतलब है वो होता है प्रैक्टिशनर। जैसे डॉक्टर, लॉयर, ये सब। नेक्स्ट है अ माउंटेन ऑफ। ये एक फ्रेजल वर्ड है जिसका मतलब है अ वेरी लार्ज पाइल और अमाउंट ऑफ, मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ, किसी भी चीज़ का लार्ज अमाउंट। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपीडिएट। एक्सपीडिएट का मतलब है टू एक्सेलरेट द प्रोसेस और प्रोग्रेस ऑफ, यानी किसी चीज़ को बढ़ाना, जल्दी जल्दी उसको करना, एक्सपीडिएट करना। ये एक वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मीनिंग है अ स्टेट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन विच पर्सन और बिजनेस इज अनेबल टू पे देयर डेब्ट्स, यानी कि दिवालियापन। नेक्स्ट है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट तो आपको पता होगा, काफ़ी इजी वोकैब है ये। मीन्स रिच होना, हैविंग अ लॉट ऑफ मनी और ओइंग अ लॉट ऑफ थिंग, समृद्ध होना। नेक्स्ट है अवेल्ड। ये एक वर्ब है। यूज और टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी और अवेलेबल रिसोर्स, यानी कि किसी अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना। मीनिंग है लाभ उठाना। नेक्स्ट है हेयर कट्स। हेयर कट्स ये नाउन है। यहाँ पर हेयर कट्स का मतलब है अ रिडक्शन इन अ स्टेटेड वैल्यू ऑफ एन एसेट, किसी पूंजी में से किसी वैल्यू का कम होना, रिडक्ट होना। नेक्स्ट है रिंकल, जो कि एक नाउन है। अ प्रॉब्लम यूजुअली अ स्मॉल वन। रिंकल मतलब कोई समस्या, छोटी समस्या। 17
अगला है फ्लाउंडर। फ्लाउंडर का मतलब है टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज एंड बी लाइकली टू फेल, यानी कि लड़खड़ाना, यानी कि मेंटली स्ट्रगल करना। फ्लाउंडर है यहाँ पर स्ट्रगलिंग करता हुआ, मेंटली स्ट्रगल करना। वोकैब्स हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब चलते हैं फर्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये है हमारा फर्स्ट आर्टिकल जिसका टॉपिक है द राइज इन म्यूकरमाइकोसिस केसेस अंडरलाइंस द नीड फॉर डायबिटीज़ टू गेट वैक्सीनेशन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। द राइज इन म्यूकरमाइकोसिस केसेस अंडरलाइंस द नीड फॉर डायबिटीज़ टू गेट वैक्सीनेशन। इसका मतलब है द राइज इन म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस आपको पता ही है कौन सी बीमारी है, ब्लैक फंगस की, जो कोविड के साथ अभी नई जो बीमारी आई है उसका नाम है। क्या लिखा है? द राइज इन म्यूकरमाइकोसिस केसेस अंडरलाइंस द नीड फॉर डायबिटिक्स टू गेट वैक्सीनेशन। इस लाइन का क्या मतलब है? जो म्यूकरमाइकोसिस के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं वो क्या मतलब कि वो क्या रेखांकित कर रहे हैं कि जो डायबिटिक लोग हैं उन लोगों को वैक्सीनेशन अब लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो म्यूकरमाइकोसिस बीमारी है वो किस पे अटैक कर रही है? ज़्यादातर डायबिटिक लोगों के ऊपर। आगे पढ़ते हैं। द सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक हैज़ थ्रोन अप अनदर सीरियस चैलेंज। द सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक, जो महामारी की दूसरी लहर है, उसने थ्रोन अप अनदर सीरियस चैलेंज। थ्रोन अप का मतलब क्या था? अलग नई चुनौती पैदा कर दी है। द सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक हैज़ थ्रोन अप अनदर सीरियस चैलेंज। महामारी की दूसरी लहर ने एक और गंभीर चुनौती पेश कर दी है। आगे पढ़ते हैं। बिसाइड्स इन जस्ट अबाउट 3 months, बिसाइड्स इन जस्ट अबाउट 3 months, इसके अलावा द नंबर ऑफ डेली केसेस टचिंग 4.14 लाख ऑन May 6 एंड क्यूमुलेटिव केसेस क्रॉसिंग 15 million। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? बिसाइड्स मीन्स इसके अलावा केवल 3 महीनों में 6 मई को जो रोज़ाना के मामले हैं उनकी संख्या 4.14 लाख और ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा मामले जो हैं वो 15 मिलियन को भी पार कर गए हैं, 15 मिलियन। मोर्टेलिटी का मतलब क्या है? मृत्यु दर। जो मृत्यु दर है रीचिंग एन ऑल टाइम पीक ऑफ 4,529 ऑन May 18। मृत्यु दर जो है 18 मई को 4,529 के ऊपर, पीक मतलब ऊपर की शिखर को पार कर चुकी हैं। आगे पढ़ते हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स रीचिंग नियरली 1.5 लाख। और जो मृत्यु दर पहुंच चुकी है वो कितनी पहुंच चुकी है? लगभग 1.5 लाख तक पहुंच चुकी है। There is now a growing number of mucormycosis cases being reported in COVID-19 patients। इसका मतलब है अब COVID-19 के जो रोगी हैं, रोगियों में जो म्यूकरमाइकोसिस के जो मामलों की जो संख्या बढ़ रही है, मतलब जो म्यूकरमाइकोसिस के जो मामले हैं उनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, बहुत ज़्यादा वो मामले बढ़ रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। अ कंसर्न्ड हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ नाउ asked all states to classify mucormycosis, a fungal infection, as a notifiable disease। notifiable मतलब जो अभी नई डिजीज़ डिटेक्ट हुई है, जो नई डिजीज़ आई है म्यूकरमाइकोसिस। कंसर्न्ड हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स को, सभी राज्यों को उसको क्लासीफाई करने को बताया एज अ नोटिफाइबल डिजीज़ under the Epidemic Diseases Act 1897। A few states have compiled। अब यहाँ कुछ राज्यों को, अभी जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने राज्यों को बोला है उनके पास म्यूकरमाइकोसिस के जो भी केसेस आ रहे हैं उनको डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाए कि किन तरीक़ों से वो बीमारी आ रही है, किस तरीके से डिटेक्ट हो रही है। As a notifiable disease, every suspected and confirmed case is to be reported to the state health department।
जो ये नई बीमारी डिटेक्ट हुई है, नोटिफाई हुई है, नोटिफाइएबल डिजीज़ जो है म्यूकरमाइकोसिस, राज्यों को बोला गया है कि उसकी सारी जानकारी हेल्थ डिपार्टमेंट को दी जाए। सारे के सारे केसेस की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी जाए, चाहे वो सस्पेक्टेड हो या फिर कंफर्म्ड हो, जो शंका में हो और चाहे वो कंफर्म्ड हो चुके हों, सारी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। While the infection is caused by a group of molds called mucormycetes which are commonly found in the environment। तो ये म्यूकरमाइकोसिस का संक्रमण फैल रहा है, ये कुछ मोल्ड्स के समूह द्वारा फैलाया जा रहा है जिनका नाम है म्यूकोरमाइसीट्स विच आर कॉमनली फाउंड इन द एनवायरनमेंट, जो बहुत ही साधारण तरीके से कॉमनली एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। द फंजाई या फंगी आर लार्जली हार्मलेस अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। जो फफूंद होती है, फंगी होती है या फंजाई बोलते हैं जिसको, वो ज़्यादातर हार्मलेस होती है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये फंजाई जो होती है ज़्यादातर हार्मलेस होती है, जो हार्म नहीं करती है। बट COVID-19 पेशेंट्स विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हु आर ऑन स्टेरॉयड थेरेपी फेस अ हायर इन्फेक्शन रिस्क। नॉर्मल कंडीशंस में जो फफूंद होती है, जो फंजाई है, वो बिल्कुल ज़्यादा हार्मलेस नहीं है। बट जो COVID-19 के पेशेंट्स हैं जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड नहीं है और जो स्टीरॉयड की थेरेपी लेते हैं, उनके ऊपर इस इन्फेक्शन का रिस्क सबसे ज़्यादा है। ब्रीदिंग इन द फंजाई स्पोर्स कैन कॉज एन इन्फेक्शन इन द लंग्स और साइनसेस विच कैन स्प्रेड। फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं, अगर वो सांस लेते समय अंदर चले जाएं, फेफड़ों या फिर साइनस में संक्रमण इससे और ज़्यादा फैल सकता है। इवन व्हेन ब्लड शुगर इज़ अंडर कंट्रोल, इनडिस्क्रिमिनेट स्टेरॉयड यूज़ कैन कॉज एन इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल्स। यहाँ तक कि जब ब्लड शुगर भी कंट्रोल हो तब भी इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या पढ़ा था हमने, बिना किसी सलाह मशवरे से, बिना किसी के जजमेंट से, अगर ब्लड शुगर आपका अंडर कंट्रोल भी है, अगर आप बिना किसी सलाह के स्टीरॉयड यूज़ करते हैं तब भी वो ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा देता है। बिना किसी चिकित्सक सलाह के बिना स्टेरॉयड्स का अंधाधुंध यूज़ करना भी ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, जिस वजह से डायबिटिक पर्सन के लिए ये काफ़ी घातक हो सकता है। सस्पेक्टेबल मतलब क्षतिग्रस्त, क्षति पहुंचा सकता है बहुत ज़्यादा। जो पर्सन है जो पहले से ही ग्रस्त है उस बीमारी से, उसको और ज़्यादा वो इन्फेक्ट कर सकता है। पेशेंट्स विद सीवियर COVID-19 डिजीज़ टेंड टू डेवलप अ सिस्टमिक inflammatory response leading to lung injury and multi-system organ dysfunction। COVID-19 से ग्रसित लोगों को अगर ये बीमारी होती है तो ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी हो सकती है। रिस्पॉन्स इसका इन्फ्लेमेटरी यानी कि बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव बढ़ सकता है, भड़काऊ हो सकता है, भड़क सकता है। जो ये बीमारी है ज़्यादा बड़ी हो सकती है, जो कि लंग्स इंजरी कर सकती है या फिर मल्टी ऑर्गन्स को भी डिसफंक्शन कर सकती है, यानी कि उनके फंक्शंस को ख़त्म कर सकती है, उनके फंक्शन में कोई ना कोई कमी आ सकती है। While WHO strongly recommends that corticosteroids such as dexamethasone be used in treating patients with severe and critical COVID-19, they should not be used in non-severe COVID-19 patients। बल्कि WHO का कहना है कि जो दी गई दवाइयाँ हैं वो केवल गंभीर COVID-19 रोगियों के इलाज में ही दी जानी चाहिए। उनका उपयोग गैर गंभीर COVID-19 रोगियों में नहीं किया जाना चाहिए। द एब्सेंस ऑफ एनी न्यू और repurposed drugs to effectively treat COVID-19 patients and the lack of clear guidelines in using certain drugs have led to indiscriminate drug use including steroids। बिना किसी गाइडलाइंस के, बिना किसी की सलाह से, डॉक्टर की सलाह से अगर ऐसी ड्रग्स ली जाती हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स हैं, उनका यूज़ अगर बार बार ज़्यादा तरीके से किया जाता है तो ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। द राइज इन म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन केसेस should be a wake-up call for COVID-19 patients and medical practitioners to use steroids judiciously for a limited period and in the right dosage। इसका मतलब क्या है,
जो म्यूकरमाइकोसिस के इन्फेक्शंस के केसेस इतने बढ़ चुके हैं, वो कोविड-19 पेशेंट्स के लिए एक वेकअप कॉल है, ताकि वो अपने आप को पहले से ही इतना सतर्क रख सकें कि ये बीमारी उनको ना हो। और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, उनको भी स्टेरॉइड्स जो सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को, उनको भी लिमिटेड पीरियड के लिए उनको सजेस्ट करना चाहिए और राइट डोज बतानी चाहिए पेशेंट को कि वो अच्छे से ले सके। एस्पेशली इन डायबिटिक पेशेंट्स, सेल्फ मेडिकेशन विद स्टेरॉइड शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको खुद से दवाई नहीं लेनी चाहिए, यानी कि सेल्फ मेडिकेशन विद स्टेरॉइड्स, खुद से स्टेरॉइड्स नहीं लेने चाहिए। किसी भी कीमत पर खुद से स्टेरॉइड्स या कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन कोविड-19 पेशेंट्स विद डायबिटीज़, कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल्स using insulin can help prevent mucormycosis infection, while the availability of amphotericin B to treat mucormycosis was limited till recently. 5 manufacturers in India are in the process of ramping up production. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो डायबिटीज़ के लोग हैं, कोविड-19 के रोगी जो हैं, वो अपनी डायबिटीज़ इंसुलिन का यूज़ करके भी नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे वो संक्रमित भी कम होंगे और ज़्यादा म्यूकरमाइकोसिस के केसेस भी नहीं बढ़ेंगे। और जो ऊपर लिखी गई दवाई है एम्फोटेरिन बी की उपलब्धता हाल तक सीमित थी। भारत में 5 निर्माता उत्पादन में तेज़ी लाने की प्रक्रिया में है। मतलब कि जो इनकी ये दवाई है, उनके निर्माता जो हैं, उनकी उत्पादन की प्रक्रिया तेज़ हो चुकी है। आपूर्ति बढ़ाने के लिए 5 और कंपनियों को भी लाइसेंस दिया गया है। 5 more companies have also been licensed to augment supply। ऑगमेंट का मतलब है बढ़ाना। 5 और कंपनीज को लाइसेंस दिया गया है ताकि इसकी सप्लाई और बढ़ाई जाए। सिंस द इन्फेक्शन प्रेजेंट्स इटसेल्फ विद टिपिकल सिम्टम्स, टाइमली डायग्नोसिस इज ईजी। क्योंकि इस इन्फेक्शन के कुछ टिपिकल सिम्टम्स हैं जिससे हम टाइमली इसको डायग्नोस कर सकते हैं। द इन्फेक्शन कैन बी क्योर्ड विदाउट इवन सर्जरी इफ डिटेक्टेड अर्ली। अगर इस इन्फेक्शन के सिम्टम्स हमें पहले ही पता चल जाते हैं तो ये इन्फेक्शन विदाउट सर्जरी, बिना सर्जरी के ही ईजिली ठीक हो सकता है। दिस इज़ वन मोर रीज़न वाई पीपल, पर्टिकुलरली दोज विद डायबिटीज़, शुड गेट वैक्सीनेटेड सून। इसीलिए इसका यही कारण है कि पर्टिकुलरली जो डायबिटीज़ के रोगी हैं, उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। सिंस कंप्लीट वैक्सीनेशन प्रिवेंट सीवियर डिजीजेस, डायबिटीज़ विल नॉट नीड स्टेरॉइड्स एंड हेंस विल नॉट सफ़र फ्रॉम म्यूकरमाइकोसिस। इसीलिए कंप्लीट वैक्सीनेशन करवाना, वैक्सीनेशन की दोनों डोज लेना बहुत ही ज़रूरी है सीवियर डिजीज़ के लिए, जैसे कि डायबिटीज़, जिसमें आपको स्टेरॉइड्स लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप म्यूकरमाइकोसिस से भी बच जाएंगे। हमारा फर्स्ट आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल का टॉपिक है गारंटर बी अवेयर, एंटरप्रेन्योर्स साइनिंग गारंटी विल हैव टू बी सर्टेन दैट द बिजनेस विल नॉट फ्लॉन्डर। चलिए इसे रीड करते हैं। आर्टिकल है गारंटर बीवेयर ऑन लोन्स टू कॉर्पोरेट बोरोअर्स, एंटरप्रेन्योर्स साइनिंग गारंटी विल हैव टू बी सर्टेन दैट द बिजनेस विल नॉट फ्लॉन्डर। फ्लॉन्डर का मतलब क्या था? लड़खड़ाना। इसका मतलब है जो गारंटर हैं, जो लोन दिलवाते हैं, उनको सावधान रहने के लिए बोला गया है। जो लोगों को ऋण दिलवाते हैं, यानी कि उधार दिलवाते हैं क्रेडिट पर, उनको सावधान रहने के लिए बोला गया है। आगे पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अपहोल्डिंग क्रेडिटर्स राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट पर्सनल गारंटर्स to loans provided by them to be corporate borrower helps lift the uncertainty over the extent to which banks and other financial lenders can pursue not only the corporate debtor but also the individual who had furnished personal guarantees to enable the flow of credit to the company they had stood surety for।
बहुत ही लंबा सेंटेंस था, इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है अपहोल्डिंग क्रेडिटर्स को। जो क्रेडिटर्स हैं, जो कर देते हैं, जो ऋण देते हैं, उनको एक अधिकार दिया है, एक राइट दिया है, जो कि जो लोग उनसे ऋण लेते हैं और जो उनको गारंटी प्रोवाइड करवाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, ताकि जो अनसर्टेनिटी है कि अगर ऋण ना चुकाया जाए तो क्या होगा, जो ये अनसर्टेनिटी है इस सिचुएशन की, ये ख़त्म हो जाए। ओवर द एक्सटेंट टू विच बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल लैंडर्स कैन परस्यू, क्या मतलब है, अगर कोई पर्सन अपना कर नहीं देता है, अपना जो क्रेडिट होता है वो वापस देने में असमर्थ है, असमर्थ नहीं कहेंगे कि नहीं दे रहा है, तो जो जिसने कर दिया है, जो क्रेडिटर है, वो दोनों बंदों को परस्यू कर सकता है। एक तो जिसने कर लिया था उसको तो परस्यू करेगा ही, प्लस वो किसको परस्यू करेगा, जो गारंटर है उसको भी, ताकि एक जो अनसर्टेनिटी है वो ख़त्म हो सके और आगे ये प्रॉब्लम खड़ी ना हो कभी भी। और ये सबसे बड़ी वार्निंग है गारंटर्स के लिए, जो गारंटी प्रोवाइड करवाते हैं। This ought to be of significant consequence to the financial system already under a mountain of bad loans by helping expedite the resolution of such stressed assets। यहाँ पर ऊपर हमने क्या समझा कि जब भी कोई क्रेडिट लेता है तो ये अनिश्चितता जो है ख़त्म हो सके, अनसर्टेनिटी ख़त्म हो सके, कि बैंक जो है ऋणदाता को ही केवल पीछे नहीं पड़ेगा। जो ऋणदाता है वो खाली जो क्रेडिट लेता है उसके पीछे नहीं भागेगा, वो उनका भी पीछा कर सकता है जो कि ऋण दिलवाने की गारंटी प्रदान करवाते हैं। अब जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने लोन दिया होता है, उनके पास एक राइट आ चुका है। इससे क्या होगा, जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो काफ़ी सुधर जाएगा। ऑलरेडी पहले से जो फाइनेंशियल सिस्टम है अ माउंटेन ऑफ, एक बहुत ही बड़े पहाड़, मतलब बहुत ही ज़्यादा बैड लोन्स के अंदर है। बैड लोन्स कौन से हैं, जो अभी तक चुकाए ही नहीं गए हैं, चुकाए नहीं हैं, ऑलरेडी एक माउंटेन ऑफ बैड लोन्स के नीचे हैं, जो कि ये जो फैसला जो लिया गया है वो हेल्प करेगा। एक्सपेडिएट का मतलब था जल्दी से जल्दी ये सॉल्यूशन, इसको रिजॉल्व करेगा। जो ये स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, स्ट्रेस्ड एसेट मतलब वो एसेट जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि जो बैड लोन्स हैं, वो जो एसेट्स लोन पे लिए थे वो आसानी से अब रिजॉल्व हो जाएंगे। द टू जज बेंच was considering a clutch of petitions challenging the government's 2019 notification that made personal guarantors a separate category of individuals who could be proceeded against under the Insolvency and Bankruptcy Code as a part of insolvency proceedings initiated by lenders against defaulting corporate entities। अब यहाँ क्या बताया गया है, 2019 में गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के पास उनके पास पिटीशन आई सुप्रीम कोर्ट के पास लोगों द्वारा कि जो पर्सनल गारंटर्स हैं, जो 2019 के नोटिफिकेशन के खिलाफ पिटीशन डाली गई थी लोगों द्वारा, जिसमें क्या था कि जो पर्सनल गारंटर्स हैं उनकी अलग से एक कैटेगरी बनाई जाए। एक कैटेगरी अलग से बनाई जाए जो गारंटी तो दिलवाते हैं बट वो लोन ही नहीं मिल पा रहा है उनको, तो उनके खिलाफ भी केस होगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये जो नोटिफिकेशन है ये बिल्कुल सही है। अगर कोई बंदा अपना लोन चुका ही नहीं पाता है तो गारंटर्स भी, तो आप गारंटी लेते ही क्यों हैं इस बात की। गारंटी बंदा इसीलिए लेता है ना कि वो पर्सन अपना लोन चुका देगा, बट वो अगर लोन ही नहीं चुका पा रहा है तो जो गारंटर है वो भी बैंकरप्टी कोड और जो इंसॉल्वेंसी कोड जो बना हुआ है
उसके अंतर्गत वो भी उसके अंडर आता है। The judges made clear that the government was right in carving out personal guarantors as a separate species of individuals, given the intimate connection between such individuals and corporate entities to whom they stood guarantee. गवर्नमेंट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि ये जो 2019 की जो नोटिफिकेशन थी वो बिल्कुल सही है, जिसमें जो गारंटर्स हैं उनको अलग ही श्रेणी में रखा गया है। बैंक्स नाउ stand a real chance of recovering substantially more than the resolution of stressed corporate entity, as in most cases it has been the relatively affluent promoters. अब जो बैंक्स हैं उनके पास ये बहुत ही सुनहरा मौका है कि वो अपना जो उन्होंने जो बैंक्स ने लोन दिए हैं वो निकलवा सकें, जो लोगों को दे रखा है उनसे वो लोन निकलवा सकें, जो अभी तक वो क्या थे, एक माउंटेन ऑफ बैड लोन्स के नीचे जो थे वो जल्दी निकल सकते हैं। अब क्योंकि जो गारंटर हैं अब उनको पकड़ा जाएगा। अब जो कंपनियों के जो भी प्रमोटर्स थे, जो गारंटर्स थे, वो काफ़ी ही एफ्लुएंट हैं क्योंकि उन्होंने जो गारंटी ली है वो काफ़ी बहुत बड़े अमाउंट की गारंटी ली है। अगर वो पकड़े जाते हैं तो वो अपने आप ही वो अपना जो है पैसा निकलवाएंगे जो वो कंपनीज को प्रमोट करवाते थे। Several corporate leaders are said to be impacted. The promoters of many defaulting corporates which are facing action under the IBC had furnished guarantees for thousands of crores in loans availed by the companies they run. अब जो गारंटर्स हैं उन्होंने गारंटी ली हुई थी 1000 of crores की ली हुई है। जैसे ही अब ये जो अधिकार दिया गया है क्रेडिटर्स को कि वो परस्यू कर सकते हैं गारंटर्स को, इस वजह से जो गारंटर्स हैं अपने आप ही वो जो है इनके बैंक्स के पास या फिर जो पर्सनल लोन्स भी देते हैं उनके पास ये सुनहरा मौका है कि वो गारंटर्स को पकड़ें और वो अपने आप ही उनका पैसा जो है वापस करवाने में उनकी मदद करेंगे, क्योंकि नहीं तो उनके ऊपर और एक्शन भी हो सकता है। The State Bank of India alone had submitted in the apex court that it had served demand notice aggregating to more than 39,000 crores to individuals who had signed as guarantors for credit provided to corporate entities. क्या मतलब है? कई कॉरपोरेट लीडर जो हैं वो प्रभावित होने वाले हैं। आईबीसी के तहत जो कार्रवाई का सामना करने वाले जो कॉरपोरेट्स हैं के प्रमोटरों ने उन कंपनियों द्वारा लिए गए कर्ज में हजारों करोड़ रुपए की गारंटी दी थी जिन्हें उन्होंने चलाया था। The State Bank of India alone had submitted in the apex court that it had served demand notices aggregating to more than 39 crore to individuals who had signed as guarantors for credit. सबसे पहले अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ही अदालत में प्रस्तुत किया था, ये आगे रखा था कि जो कॉरपोरेट संस्थाओं को जो प्रदान किए गए ऋण प्रदान करने के लिए जो गारंटर के रूप में हस्ताक्षर करने वाले जो व्यक्तियों को 39,000 करोड़ से अधिक की मांग नोटिस दिया गया है, इतने लोगों को नोटिस दिया गया है। The judges also cleared the air over another issue that is bound to strengthen the creditors' positions in all ongoing. जजेस ने भी एक अन्य इसी मुद्दे के बारे में बात की कि जो ये राइट दिया गया है ये जो इनकी सिचुएशन को भी, इनकी पोजीशन को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा, जो लेनदार हैं और जो क्रेडिटर्स हैं उनकी भी। जजेस के जो बेंच ने क्या कहा, उन्होंने कहा, ये क्लियर किया कि जो क्रेडिटर्स की पोजीशन है उसके लिए ये काफ़ी सही है, ये राइट इनको देना काफ़ी सही है। जो पोजीशन अभी भी उनकी ऑनगोइंग पोजीशन उसको भी सही करने के लिए, और जो फ्यूचर में आने वाली उनकी पोजीशन रहेगी, उनकी जो इंसॉल्वेंसी हैं, उनकी जो आगे के जो केसेस हैं, आगे जो भी हैं उनकी प्रोसीडिंग्स को सॉल्व करने के लिए ये राइट काफ़ी सही है। द बेंच रूल्ड दैट द अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान फॉर द कॉर्पोरेट डेटर डज नॉट एक्सटिंग्विश द पर्सनल गारंटर लायबिलिटी। बेंच ने ये भी कहा, जजेस के बेंच ने ये भी कहा कि जो ये रेजोल्यूशन प्लान है ये खाली डेटर के लिए नहीं है। डेटर मीन्स जो
उधार लेता है, जो लोन लेता है, उसके लिए नहीं है ये। जो गारंटर है उसकी लायबिलिटी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती है, उसकी भी यहाँ पर कोई ना कोई मौजूदगी है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उसकी भी मौजूदगी है उसमें। लैंडर्स कैन नाउ प्रोसीड अगेंस्ट द गारंटर्स टू एनहेंस रिकवरी गिवन दैट मोस्ट बैंक्स एग्री टू हेयर कट्स व्हेन नेगोशिएटिंग अ रिजोल्यूशन प्लान विद द न्यू प्रमोटर फॉर द डिफॉल्टिंग कंपनी। अब जो लैंडर्स हैं, वो जो गारंटर्स हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। लैंडर्स कैन नाउ प्रोसीड अगेंस्ट द गारंटर्स टू एनहेंस रिकवरी को एनहेंस करने के लिए वो गारंटर्स के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। दैट मोस्ट बैंक्स एग्री टू हेयर कट्स, यहाँ पे हेयर कट्स का मतलब हमने पीछे पढ़ा था कमी करना। ज़्यादातर जो बैंक्स होते हैं, अगर कोई लोन नहीं चुका पाता है तो उसमें कमी कर देते हैं, मतलब कि कम कर देते हैं उस प्राइस को, ताकि वो कम हो तो वो थोड़ा उसको रिजॉल्व कर पाएँ। When negotiating a resolution plan with a new promoter for the defaulting company, the only wrinkle here is that once the resolution plan becomes legally bind, the guarantor loses the recourse to remedy from the borrower when the creditor invokes the personal guarantee. The only wrinkle का मीनिंग हमने पीछे पढ़ा था। wrinkle मतलब समस्या या फिर प्रॉब्लम। बस एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पर, जब वो रिजोल्यूशन प्लान जब लीगली बाइंड होता है तब जो गारंटर होता है वो रास्ता भटक जाता है। अगर जो बोरोवर है बीच में कोई पर्सनल गारंटी ले आए। एंटरप्रेन्योर्स विल नाउ हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर साइनिंग अ पर्सनल गारंटी अनलेस दे कैन बी वेरी सर्टेन दैट द बिजनेस दे फाउंड विल नॉट फ्लाउंडर। फ्लाउंडर का मतलब क्या था? लड़खड़ाना, हमने पीछे पढ़ा था। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अब उनको 2 बार सोचना पड़ेगा या फिर बार बार सोचना पड़ेगा किसी पर्सनल गारंटी को साइन करने से पहले, जब तक वो कंफर्म ना हो जाए कि जिस बिज़नेस के लिए, जिस कंपनी के लिए वो गारंटी ले रहे हैं कि वो लड़खड़ाए नहीं। फ्लाउंडर का मतलब हमने पीछे ही पढ़ा था, लड़खड़ाना। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इन दोनों में से किसी एक आर्टिकल में से क्लोज टेस्ट करेंगे। इस सेशन की वोकैबुलरी की PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर टेलीग्राम पर हाई रैंकर सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा या चैनल मिल जाएगा। आगे की एडिटोरियल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।